जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस स्पोर्ट्स पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाला हूं नौसेना भर्ती परीक्षा एमआर सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में होंगे। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिस सेट आपके बिल्कुल एग्जाम से ओरिएंटेड है और एक तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके इंडियन नेवी एमआर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वही मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये 2023 आपका जो एग्जाम होना है इंडियन नेवी एमआर का उसी के बेस पर है। जो मैं आपके सिर्फ और सिर्फ जीके के जो पूरा एक बेस बना के चला है जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका स्टैटिक्स सभी तरीके के इसमें मैंने क्वेश्चन को मर्ज किया है जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितनी भी देर का ये वीडियो हो 10, 12, 15 मिनट का, इसको आप कंप्लीट वॉच करें। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक होता है तो फिर आगे भी इसी सीरीज को जारी करते हुए और भी वीडियोस आपके एग्जाम के लिए मैं लेकर जरूर आऊंगा। जो आपका जीके का है, जीके आप जानते हैं कि इंडियन नेवी एमआर में आपका सभी का एग्जाम इस बार देने जाएंगे क्योंकि सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो ये जो सीरीज होने वाली है प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और इसमें आपको मैं एक जो टारगेट देना है कि आप इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन सही करें। आपको क्या करना है कि आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे हमको कि ये जो क्वेश्चन है आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने आपने स्किप किए हैं। बाकायदा सभी को आप पूरे तरीके से हमको बताना है कि भाई कमेंट सेक्शन में कि मेरे 30 में से 10 क्वेश्चन सही हुए, 20 हुए, 25 हुए या मेरे 30 के 30 सही हुए हैं। आपको सही से हमको बताना है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन सीट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने वाले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें जिससे जब भी कोई नई वीडियो आई तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये आपका सुपर 30 जीके एमसीक्यू है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेवी एमआर के आपके बेस पर पूरे क्वेश्चन है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आप उत्तर दीजिए। आपके पास टाइम रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से क्योंकि मुझे जल्दी कराना है तो आपको जिससे कि कोई भी वीडियो लंबी ना हो और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। पीडीएफ में आपको बताऊंगा कि ये आपको कहां पर मिलेगी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीमैक्स किस देश की संवेदी सूचकांक है। आपका है आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं एक एक करके ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए क्योंकि आप उसमें टाइम लगेगा। तो सीमैक्स है वो आपकी सिंगापुर की आपकी संवेदी सूचकांक है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। बात कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी, यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है प्रथम महिला आईएएस अधिकारी आपसे पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रथम महिला कौन थी जो आईएएस थी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आईएएस आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसको 4 नंबर वो ऑप्शन 4 नंबर बोल सकते हैं, अन्ना जॉर्ज। यानी कि आपकी जो आईएएस प्रथम महिला थी वो आपकी अन्ना जॉर्ज थी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स किरण बेदी में टिक कर देते हैं। ये आपकी प्रथम आईपीएस अधिकारी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी वजह से आपको ऑप्शन है वो इसी तरीके से लगा देते हैं जो स्टूडेंट्स क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उसको देख के नहीं समझ पाते। तो आईपीएस किरण बेदी और अन्ना जॉर्ज आपकी आईएएस अधिकारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। 4 ऑप्शन आपके। तो ऑप्शन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्योंकि क्वेश्चन आपके देखिए आपको अब यहाँ से क्वेश्चन लगेगा कि भाई कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए बताइए चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता है। आपका ये क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम से बिल्कुल आपका आने वाला क्वेश्चन जिसको आप मान सकते हैं कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता है। 16.7, 20% या आपका 50% या आपका 41% या 41%। अगर हम इसके बाद की राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका 41% है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा गया कितना भाग दिखाई नहीं देता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन नहीं है, क्योंकि है वाले तो हमको ज़्यादातर याद ही रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता। तो 41% आपका जो आपका एरिया है उसका भाग है वो दिखाई नहीं देता है। 59% हमको दिखाई देता है। जो चंद्रमा का भाग है वो हमको 59% दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी इसी टाइप का मिलता है। मैंने यहाँ पर नहीं डाला लेकिन इसी टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 59% आपको दिखता है और 41% आपको नहीं दिखता है। बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। भाई मैंने जैसा कि बोला पूरा यहाँ पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया गया है जो आपके बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड है और जिसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन है इसे आपके प्रैक्टिस सेट में। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है 51A यानी 51
ए में आपके संविधान मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 51 ए में। आपको कहीं भाई 51 का भी लिखा मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 51 का भी इस तरीके से हो सकता है कि 51 का या 51 ए भी आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। तो रूस से आपके ये लिए गए हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो रूस से आपके लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और 51 इसका राइट आंसर है। बात कर लेता हूं मैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? आपसे पूछ रहा है कि पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है या किस स्टेट में है आपका। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूं कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, इसी वजह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देता हूं और आपको भी रिवीजन मिले। आपको ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आंसर आप यहाँ से देख के उसको लिख सकते हैं और पढ़ के जाइए। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये सीरीज़ जो है 30 वाली ये आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। अभी ये पहली है, इसके बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका एग्ज़ाम समथिंग फरवरी या लास्ट में होगा जाके फरवरी के, तब तक आपकी ये कम मान के चलिए कि 30-40 आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगी, यानी कि 12-13 क्वेश्चन आपकी जीके के आराम से मैं करा दूंगा। तो आप बने रहिए इस पर चैनल पर और सब्सक्राइब इसके करके रखिए। आप इसको पूछ रहा है कि मदर इंडिया के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो मदर इंडिया के लेखक आपसे पूछ रहा है कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक, यहाँ पर मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है या बुक के लेखक कौन है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कैथरीन मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कैथरीन मेयो आपके मदर इंडिया के लेखक हैं, कैथरीन मेयो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कैथरीन मेयो आपके मदर इंडिया के लेखक है। बात करता हूँ मैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि संघ आपके होते हैं या आपके परिषद इस वगैरह के जो रहते हैं आपके, उनके स्थापना पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ, इसी टाइप का एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपसे पूछ रहा है कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि WTO WHO यानी कि इसकी स्थापना कब हुई या इसका मुख्यालय कहाँ, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो बनते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ये है कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो इसके राइट आंसर है आपका 5 मई 1949, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 5 मई 1949 को आपको यूरोपीय परिषद की आपकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी पूछे स्थापना किस स्थान पर हुई तो आपकी लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है आपका, लंदन में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन में इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 5 मई 1949 को यूरोपीय परिषद की आपकी स्थापना हुई थी। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। रेलवे बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे बोर्ड की आपसे पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी, इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो आपकी भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में आपकी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है बिल्कुल राइट आंसर है। 1905 ईस्वी में आपके भारतीय रेलवे बोर्ड की आपकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करता हूं मैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए ये टाइप का है कि सीमा सुरक्षा बल, यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत लिख गया है। यहाँ पर ये सीमा सुरक्षा बल, क्योंकि ये तो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ये नहीं यहाँ पर है। तो सीआरपीएफ का आपसे मुख्यालय पूछ रहा है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है। इसको मैं अगर पीडीएफ को एडिट करूंगा तब मैं इसको हटा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीआरपीएफ का आपसे मुख्यालय पूछ रहा है कि सीआरपीएफ का आपका मुख्यालय कहाँ है। तो सीआरपीएफ पे अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी नई दिल्ली में आपका सीआरपीएफ का मुख्यालय है। यहाँ पर इसको थोड़ा ये मिस हो गया, तो इसको आप मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड ना करें कि ये क्या आपने गलत लिख दिया, तो ये आपका गलत है। मैं बोल दे रहा हूँ कि ये सिर्फ इतना पूछा गया सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से आपका पूछ रहा है कि इसका जो स्थान है वो कहाँ पर ये स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए खड़गवासला, नई दिल्ली, देहरादून और शिलोंग। खड़गवासला तो आप सभी लोग को पता है कि NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि भारतीय रक्षा अकादमी जिसको आप बोलते हैं। आपसे पूछ रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में आपका इसका जो स्थान है ये देहरादून में स्थित है आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी।
बात करता हूँ खेल से लेकर जो आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक जी के तो आप समझते ही होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम में। तो स्टैटिक्स से आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका अभी CHSL में एक बार पूछा गया है, एक बार CGL में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2-3 बार, जिसको मैंने देखा है, और कई एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित आपसे पूछ रहा है, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन। इसका जो इसके दो ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो एक ही मिलेगा आपको, लेकिन इसके आंसर दो रहते हैं। तो ड्यूस शब्द जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और कभी कभी आपको अगर बैडमिंटन यहाँ पर ना दिखे तो आपका टेनिस भी आपको दिख सकता है। टेनिस से भी आपका ड्यूस शब्द, क्योंकि एक ही जैसे दोनों खेले जाते हैं, तो आपका जो ड्यूस शब्द है वो बैडमिंटन अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो टेनिस से आपको मिल सकता है। दोनों में से एक ही मिलेगा। ऐसी कंडीशन रहती है कि अगर बैडमिंटन होगा तो टेनिस नहीं होगा, टेनिस होगा तो बैडमिंटन नहीं होगा। तो ड्यूस शब्द आपका बैडमिंटन और टेनिस दोनों से संबंधित है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिवस वगैरह से रहता है। तो आपका है क्वेश्चन ये, विश्व दूर संचार दिवस आपसे पूछ रहा है कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस आपसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व पूछ रहा है कि विश्व दूर संचार दिवस आपको कब मनाया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, अभी काफ़ी मैंने क्वेश्चन देखा है, एक जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर। तो भाई स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं इसमें कि राष्ट्रीय युवा दिवस तो अभी हुआ था भाई 12 जनवरी को, जो अपने स्वामी विवेकानंद जी को, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में लेकिन वो भी स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते, तो अंतर्राष्ट्रीय को भी 12 जनवरी ही लगा देते हैं। तो आपको आंसर कमेंट में करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन डाल दिया मैंने। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो विश्व दूर संचार दिवस, ये थोड़ा जूम हो गया इसको विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो 17 मई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। भारत पाकिस्तान पढ़ते होंगे, भारत चीन पढ़ते होंगे आप पाकिस्तान अफगानिस्तान पढ़ते होंगे, लेकिन फ्रांस तथा जर्मनी के बीच आपसे मैं एक रेखा पूछ रहा हूँ कि फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। तो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच आपकी मैगीनॉट रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच आपकी मैगीनॉट है। मैकमोहन तो आपको पता ही होगा कि भारत और चीन, भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन है। रेड क्लिफ की बात करता हूँ, काफ़ी फेमस है, यानी भारत का लाल है। तो भाई कौन है, भारत पाकिस्तान के बीच में आपकी है, भारत पाकिस्तान के बीच में आपकी है। और अगर मैं डूरेंट की बात करता हूँ तो ये किन के बीच में है, ये आपकी पाक और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर आपको ध्यान रखना है कि जो डूरेंट है यानी कि दूर है अफगानिस्तान हमारे से, तो भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरेंट है। मैगी नॉट मैंने आपको बता ही दिया कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैकमोहन भारत चीन और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी आधे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके PDF तैयार करता हूँ, क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इसको सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। अभी एक और आपके उत्पादन में आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोबाल्ट उत्पादन में आपसे पूछ रहा है कि विश्व में प्रथम स्थान किसका। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जायरे। और कहीं कहीं पर आपको इसके दो ऑप्शंस भी दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका जो सटीक आंसर है वो जायरे है। तो कोबाल्ट उत्पादन में आपका जो मैं बात करता हूँ तो जायरे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जायरे। अब आपका क्वेश्चन एक और जो इम्पोर्टेंस आपके, ये मान के चलिए कि एक भूगोल से मान सकते हैं इसको क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। बताइए भाई, तो नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत की, तो ये जो है आपका, ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है, और ये अपनी पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेस्ट से, जो अपना एवरेस्ट से, तो ये 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है नेक्स्ट ओलंपिया जो मंगल ग्रह पर स्थित है, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत। इसको आप ध्यान रखना है।
बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में आपका लाया जाता है। लोकसभा के किसी भी सदन में आपका लाया जाता है, जिसको आप निम्न सदन भी बोल सकते हैं। लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाता है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। ये तत्कालीन आपके सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका सीजीएल में भी पूछा गया था। अभी जो आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है तो इसी में आपका ये क्वेश्चन आया था। बात करता हूँ मैं आपके, अगर राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? और एक क्वेश्चन था आपका कि उपराष्ट्रपति के लिए वो किस सदन में होने की क्षमता रखता हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का था, मुझे अभी ध्यान नहीं वो, लेकिन इसी टाइप के दो क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 35 वर्ष आपका राज्यपाल पद के लिए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक और आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि सार्वजनिक धन या आपका जो भी राज केंद्र का जो धन होता है, आपका राज का धन होता है, उनका धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किन्हें कहा जाता है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति पर टिक करते हैं, लेकिन ये आपका आंसर जो है वो गलत है। अगर मैं सार्वजनिक धन का संरक्षक की बात करता हूँ तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नहीं तो मैं फिर आपको बताऊंगा। अब बताइए भाई, एक और क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसको समझने में, एक अंगीकृत और एक लागू करने में। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये आपके सामने क्वेश्चन। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो आपका है 26 नवंबर 1949, और इसके ही हम कानूनी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं, संविधान दिवस के भी रूप में इसी को मनाते हैं। आप इसको कई तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अंगीकृत की अगर मैं बात करता हूँ तो 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था, और कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद, सभी अनुसूची, सभी भाग आपके लागू हो गए थे 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, और 26 नवंबर 1949। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन की। तो एक और, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुख्यालय वगैरह आपसे पूछेंगे, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भाई आपका कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रोम। रोम को कहीं कभी आपको इटली भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश का नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका जो खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय वो आपका रोम में स्थित है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और जिसको आप इतिहास भी बोलते हैं, कि गुरु अर्जन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसी टाइप का ये गाया था कि जहांगीर के समकालीन कौन थे, उसी जिनको जहांगीर ने शायद उनको फांसी का हुक्म भी सुनाया था। तो आपके लिए वो क्वेश्चन है, आप बताइए खोज करके। तो यहाँ पर बहरहाल आपसे पूछ रहा है कि गुरु अर्जन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर के समकालीन आपके आपके बिल्कुल राइट आंसर है। गुरु अर्जन देव जो थे वो अकबर के समकालीन थे। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आपका, जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसके मैं दो आपको जो बातें इसके बारे में बताऊंगा। तो बताते हैं, आपकी भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको आंसर में जो क्लियरिटी है वो आपको मिलेगी। तो भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर मैं इसके बात करता हूँ, इसका राइट आंसर है वो है आपका गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं कावेरी है। अगर मैं इसका रीज़न बोलता हूँ, कावेरी लोग क्यों बोलते हैं, कावेरी का भी एक रीज़न है। कावेरी को जो है वो दक्षिण भारत की, आपको यहाँ पर रखना कि इसको दक्षिण, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। लेकिन आपसे पूछ रहा कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की है। और अगर मैं बात करता हूँ गोदावरी को, तो वो भारत की दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर जहाँ पर आप हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा के किस रूप, दक्षिण की गंगा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो गोदावरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की,
दक्षिण भारत की जैसे आपकी जो बांग्लादेश में जो आपकी जब जमुना गंगा जी साहिब प्रवेश करते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है, जमुना जी प्रवेश करते हैं तो उनको शायद पद्मा नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं इस टाइप का ये क्वेश्चन है कि अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए, दक्षिण दक्षिण भारत में जो कौन नदी है कावेरी, उसको तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर जब पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाए कि भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा है कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो आपका गोदावरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो आपकी फिर कावेरी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर आपसे गोदावरी ही आपसे पूछा जाता है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपकी 24 की। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी जैसे मैंने आपसे कोबाल्ट का पूछा था, अब आपका है ये भारत से रिलेटेड है कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो नारियल के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है वो तीसरा है। अगर मैं इसके कुछ परसेंटेज की बात करता हूँ प्रेजेंट में, तो 34 से 35 के प्रतिशत के समथिंग आपका रहता है, इतना अपना भारत देता है नारियल पूरे विश्व में, 34 या 35%। तो आपको ये कोई माइंड नहीं करना है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दिया कि 34 से 35% आपका शायद भारत अपना करता है, अपना इतना नारियल देता है, और स्थान विश्व में तीसरा है इसका। बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन की, अब बिल्कुल लास्ट में है। एक और क्वेश्चन आपके लिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से मान सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो आपकी जो कैस्पियन सागर है, यहाँ पे आपको एक बात माइंड करनी है कि आपका जो कैस्पियन सागर है वो आपका विश्व की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखिए कि आप सागर समझ के आप इसको गलत ना करें। ये कैस्पियन झील है आपकी, ये 4-5 देशों से आपकी घिरी हुई है, और इसी को हम दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है इसको कैस्पियन सागर को हम कहते हैं। कभी कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि मीठे पानी की, तो मीठे पानी की भाई पहले तो सुपीरियर रहती थी, लेकिन बैकाल झील अभी आपकी चल रही, बैकाल झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बैकाल। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करता हूँ, तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? भाई बताइए कि जो टोक्यो शहर है, जापान की शायद राजधानी है टोक्यो, जापान में है टोक्यो, तो उसकी शायद राजधानी है, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अराकावा, यानी कि अराकावा नदी के किनारे आपका जो टोक्यो शहर है वो आपका बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, तूतीय हिंद किन्हें कहा जाता है? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा। वैसे तो मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। तूतीय हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अगर आपको बाद में लगे होंगे तो ये आस्किंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप अभी अगर आगे की सीरीज़ देखेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा सीरीज़ करने में। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन कम से कम इन्हीं सीरीज़ से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इन्हीं सीरीज़ से आपके। तो मैं बात करता हूँ कांग्रेस का जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ? तो आपका कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 सूरत अधिवेशन में आपका हुआ था। ये आपके दो आपके दलों में विभाजित हुआ था, काफ़ी फेमस गरम दल और नरम दल। गरम और नरम दल में आपका कांग्रेस जो विभाजन हुआ था वो 1907 आपके सूरत अधिवेशन में आपका इसका विभाजन हुआ था, और जो गरम दल और नरम दल में आपका विभाजन हुआ था 2 ग्रुपों में। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, तो नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी की मैं बात करता हूँ तो नील नदी आपकी कहाँ से निकलती है? देखिए एक जीएस की सीरीज में मैं आपको लेके आऊँगा, रिस्पॉन्स आपका बढ़िया मस्त रहता है तो फिर आपकी जीएस की भी सीरीज चालू रहेगी, जिसमें आपको जीएस के जो भी क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के होंगे, आपके केमिस्ट्री के होंगे, बायो के होंगे, विटामिन वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, और आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन सभी कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके आराम से। तो नील नदी कहाँ से निकलती है आपसे पूछ रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपकी जो नील नदी है ये आपकी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की। आपको ये बात ध्यान रखिए, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी है। अगर मैं बात करता हूँ उसके राइट आंसर, विक्टोरिया लेक से आपकी नील नदी निकलती है। इसका राइट आंसर है 4 ऑप्शन यानी विक्टोरिया लेक। आज का लास्ट क्वेश्चन, और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भाई ऑप्शन आपके सामने हैं,
आपके लिए ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है और ये किन के पक्ष में लिया था, यानी कि किन की ये मान लीजिए किन की तरफ से लिया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कांग्रेस की तरफ से लिया गया था भाग, और आपको ये बताना है कि ये गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम द्वितीय तृतीय, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है, नहीं तो मैं आपको फिर बता दूंगा। आई होप आपको ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको बता दिया कि ये आपको सीरीज़ कहाँ पर मिलेगी। ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन करिए, पीडीएफ को पढ़िए आराम से और इसके क्वेश्चंस को करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिस्पांस अच्छा रहता है। ये फर्स्ट सीरीज़ है आपकी, ऐसे ही आपकी कई सीरीज़ आपकी कम से कम, मैं अगर एक टारगेट लेके चलता हूँ, कम से कम 30 से 35 सीरीज़ मैं आपकी करा दूंगा, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपके करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। कोई भी यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा चार्ज पीडीएफ का नहीं, जो भी है सीधा आपका सिंपली सा आपको इसी पर मिल जाएगा। तो 1000 आपके क्वेश्चन यहाँ से मैं जीके करा दूंगा। अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहता है तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।